Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our next topic from the chapter The Age of Industrialization. And welcome back all of you to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our topic that is Peculiarity of Industrial Growth. First of all, we have to understand what is the meaning of peculiarities. देखो peculiarities का मतलब बच्चों होता है डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल। जो नॉर्मल है उससे कुछ डिफरेंट या स्ट्रेंज ग्रोथ बोल सकते हो आप बेटा, उसको बोल सकते हो। उसमें जैसे आप बोल सकते हो पेक्यूलियर होता है उसका मतलब। तो जो डिफरेंट होता है, जब कोई चीज डिफरेंट होती है, स्ट्रेंज होती है बेटा, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोलते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो स्ट्रेंजनेस आई थी बेटा, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, पेक्यूलियरिटी ऑफ द ग्रोथ के बारे में, जिसके अंदर आज हमारी बातें होने वाली हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज पिछली वीडियोस को देखिए और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके, ताकि आप एक दूसरे के साथ क्या कर पाए, लिंक कर पाए। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस वीडियो को। द पेक्युलरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आता है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा वो कुछ काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थे बेटा, जिनमें वो क्या थे बेटा, बिल्कुल इंटरेस्टेड थे, विच डोमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, जो क्या करें बेटा, डोमिनेट करें। डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है, डोमिनेशन का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिनमें लो हो और जिनमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ज्यादा होता हो, तो वो डोमिनेशन आपकी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी चाहती थी। हु डोमिनेटेड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, जो डोमिनेशन चाहती थी। एस्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन। अब आपको टी और कॉफी प्लांटेशंस के बारे में हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। अब टी और कॉफी प्लांटेशंस में बेटा वर्कर्स वगैरह को रखा जाता था और इनमें बहुत ही ज्यादा मुनाफा था, इसको एक्सपोर्ट किया जाता था क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग टी और कॉफी प्लांटेशन थे बेटा, जो हमारी ये बहुत ही अच्छे मुनाफे की हो सकती थी। तो इसीलिए टी और प्लांटेशन एक ऐसी जिसमें इंटरेस्ट था बेटा उन एजेंसीज का, जिसमें इंटरेस्टेड थे बेटा इस तरीके के प्रोडक्ट में, जो कि क्या थे, उनको बेनिफिट्स थे। एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट से क्या करना है बेटा, चीप रेट पर हमें क्या करनी है, एक्वायर्ड करनी है लैंड को बेटा। तो लैंड को एक्वायर्ड कर लिया जाता था चीप रेट्स पर बेटा, क्योंकि वहां पे रूल जो था बेटा वो कौन सा था, कॉलोनियल रूल था। और कॉलोनियल रूल्स में बेटा जो कुछ भी चलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चलती थी। अब वहां पे जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने, वो जो चीप रेट पर कॉलोनियल गवर्नमेंट से लैंड को क्या कर लेती थी, एक्वायर्ड कर लेती थी। दे इन्वेस्टेड इंडिगो। अब इंडिगो की प्लांटेशंस के बारे में तो आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो बेटा। इंडिगो की प्लांटेशंस के लिए क्या क्या होता था, इंडिगो में क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, माइनिंग में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को, वेल्थ को क्या करना था, ड्रेन करना था माइनिंग में। और जूट में बेटा, जूट भी हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी का जूट होता था, तो जूट में भी क्या करते थे बेटा, वो क्या करते थे, इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए इनकी आवश्यकता होती थी, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। तो इन सब चीजों का क्या किया जाता था बेटा, एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये चीजें बेटा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्ट के लिए होते थे, ना कि इंडिया में किसी मार्केट के और किसी यूज के लिए होते थे। In the late 19th century, when Indian businessmen began setting up industries, जब इंडिया के बिजनेसमैन ने सेटिंग करना स्टार्ट कर दिया बेटा, इंडस्ट्री को सेटिंग अप करना स्टार्ट किया, दे अवॉइडिंग competing विद द मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट में बेटा। तो उन्होंने बेटा अवॉइड किया कंपीटिंग करना, जो मैनचेस्टर गुड्स थी बेटा, जो इंग्लैंड से वस्तुएं फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में आ रही है बेटा, उन वस्तुओं को मैनचेस्टर गुड्स वस्तुएं बोला जाता था। तो उनके साथ कंपटीशन को क्या किया बेटा, अवॉइड किया। उन कंपटीशन को अवॉइड करने का मतलब क्या था बेटा, क्योंकि वो सारी की सारी मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। और मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते थे बेटा, उन प्रोडक्ट्स में क्या होता था, थोड़ा सा उनके साथ compete करना अच्छा नहीं था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स में आपको पता है पैसे ज्यादा लगते थे। और हैंडीक्राफ्ट्स वस्तु में बेटा एक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा आता था, और उनके साथ कंपटीशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सिंस यार्न वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू इंडिया। बेटा यार्न एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था बेटा ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का इनटू इंडिया में, बल्कि द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न। बेटा जो आपकी अर्ली कॉटन मिल्स थी बेटा इंडिया में, वो कोर्स, कोर्स का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदुरा बोलेंगे बेटा, उसको मुलायम नहीं होगा बेटा, वो खुरदुरा होगा। कॉटन यार्न जिसको थ्रेड बोलते हैं बेटा, कॉटन यार्न को ऐसा बनाती थी रादर देन फैब्रिक के अलावा बेटा। तो जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है बेटा, ये बिल्कुल मुलायम नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा कैसा होता था, कोर्स कॉटन यार्न होता था।
यार्न वाज इम्पोर्टेंट इट वाज ओनली ऑफ द सुपीरियर वैरायटी बेटा, लेकिन जब यार्न को इम्पोर्ट किया जाता था ये किस वैरायटी का होता था, सुपीरियर वैरायटी का होता था। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वियर्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना बेटा। तो यार्न जो प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया में स्पिनिंग मिल्स में बेटा वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था इंडिया में और एक्सपोर्टेड टू चाइना, और या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था उसको कहाँ पे बेटा, चाइना में उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एक कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस हुए बेटा जिसने अफेक्ट किया किसे, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में। तो कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस हुए थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, अफेक्टेड किया था पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में। एज द स्वदेशी मूवमेंट गेदर मोमेंटम। अब जैसे स्वदेशी मोमेंटम आया था बीच में, आपने देखा था स्वदेशी आंदोलन आया था बेटा, जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट ने मोमेंटम को पकड़ा, नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल, नेशनलिस्ट ने क्या किया बेटा, मोबिलाइज किया लोगों को टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स की, जो फॉरेन क्लोथ्स बेटा उनको क्या करो बेटा, बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करने का मतलब होता है उनको खरीदा ना जाए, उनको खरीदने की बजाय बेटा उनका क्या किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, उनका बॉयकॉट किया जाए। तो ऐसा एक मूवमेंट आया था बेटा कि उनका बॉयकॉट करो। इंडस्ट्रियल ग्रुप प्रेशराइज द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने किसको प्रेशराइज किया बेटा, गवर्नमेंट को, टू इंक्रीज द टैरिफ प्रोटेक्शन बेटा, कि उनको क्या मिल सके बेटा, टैरिफ प्रोटेक्शन मिल सके और दूसरे कंसेशन भी मिल सके बेटा। टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि टैरिफ को उनके ऊपर इम्पोज ना किया जाए और उनको दूसरे कंसेशन होते हैं बेटा, उन कंसेशन को भी दिया जाए बेटा। ये सारी चीजें भी होनी चाहिए बेटा, जो कि आपकी उनके इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के द्वारा गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा था कि इंक्रीज द टैरिफ प्रोटेक्शन को इंक्रीज करो और ग्रांट की जाए उनको दूसरे कंसेशंस भी जो इनसे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड थे बेटा। फ्रॉम 1906, अब 1906 से बेटा आपका द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन। जो एक्सपोर्ट था इंडियन यार्न का बेटा चाइना में, वो क्या हो गया बेटा, डिक्लाइन हो गया बेटा। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम द चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट बेटा। अब जो प्रोड्यूस थे बेटा चाइनीज से और जापानीज मिल्स भी थी बेटा, वो भी एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। उन्होंने फ्लडेड कर दिया किसको, चाइनीज मार्केट में। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ गए जो कि चाइना से रिलेटेड थे और जापान से रिलेटेड थे, और उन्होंने मार्केट्स को क्या कर दिया, फ्लडेड कर दिया। अब किसी दूसरे इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ऐसे में इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो गया बेटा, डिक्लाइन हो गया। अब डिक्लाइन तो होना ही था। अब जब कोई दूसरा देश अपने देश में प्रोडक्शन करेगा तो वो दूसरे देश के प्रोडक्शन का इम्पोर्ट क्यों लेगा। आज जब उसके देश ने इतना प्रोडक्शन कर दिया है कि उसके साथ उनकी मार्केट बिल्कुल फ्लडेड है, बहुत ज्यादा सामान उसमें ले जाया गया है बेटा, तो उसको क्यों करेगा बेटा, वो उसको क्या करेगा, उसको वो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करेगा। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बेटा इंडिया ने, उन्होंने शिफ्ट कर लिया बेटा यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। अब यार्न का जैसे इंपोर्ट, आपका जो यार्न का प्रोडक्शन था बेटा, अब वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होता था वो चाइना और जापान में होता था। अब चाइना और जापान के अंदर तो उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब चाइना और उसके ऊपर प्रोडक्शन अगर डिक्लाइन हो गया तो अब उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, उनका जो प्रोडक्शन था बेटा वो शिफ्ट हो गया। अब कहाँ पे, यार्न के प्रोडक्शन से बेटा कहाँ पे शिफ्ट हो गया बेटा, वो क्लॉथ के प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो गया। अब वहाँ पे किसका प्रोडक्शन होने जाने लगा बेटा, यार्न के प्रोडक्शन की बजाय क्लॉथ का प्रोडक्शन होने लगा बेटा, वहाँ पे उसमें शिफ्ट हो गया। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912 बेटा, 1900 और 1912 के बीच में जो कॉटन के पीस थे बेटा, उनके गुड्स का प्रोडक्शन था बेटा वो डबल हो गया बेटा। कॉटन पीस का गुड्स का प्रोडक्शन जो था बेटा इंडिया में क्या हो गया, डबल हो गया 1900 और 1912 के बीच में। अब चीजों को ना कनेक्ट करना सीखो, अब चीजों को कनेक्ट करोगे तो तभी, क्योंकि अब देखो यार्न का जो प्रोडक्शन था बेटा वो कम क्यों हुआ था, क्योंकि यार्न का पहले जो एक्सपोर्ट होता था वो कहाँ पे, चाइना और जापान में होता था, और चाइना और जापान में अब उनकी खुद की मिल्स ने यार्न का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था बेटा, तो वहां पे उनका तो प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, कम होना ही था, इसलिए उसका प्रोडक्शन क्या हो गया था बेटा, कम हो गया था। अब कॉटन के जो पीस थे बेटा उनका ग्रोस प्रोडक्शन था जो इंडिया में डबल हो गया बिटवीन 1900 में और 1912 में, क्या हो गया, वो डबल हो गया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या था बेटा, स्लो था बेटा।
टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या था बेटा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा क्या था, बिल्कुल स्लो था। Yet till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation. अब एक नई सिचुएशन आई बेटा। अब वो नई सिचुएशन क्या आई देखो। विद ब्रिटिश मिल बिजी विद द वार प्रोडक्शन। अब ब्रिटिश की जो मिल्स थी बेटा वो किसके प्रोडक्शन करने में थी बेटा, आप ये बिडी वार प्रोडक्शन के शो करने में बिजी थी बेटा, मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। मानचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन बेटा, जो मानचेस्टर का इंपोर्ट्स इंडिया में होता था, जो पहले कॉलोनी का इस्तेमाल करके बेटा हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था मैनचेस्टर से बनी वस्तुओं का, वो इंपोर्ट क्या हो गया बेटा, अब डिक्लाइन हो गया। तो यहीं से तो पेक्युलरिटी स्टार्ट होती है ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बेटा। तो मैनचेस्टर का इंपोर्ट क्या हो गया, इंडिया में डिक्लाइन हो गया। सडनली इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई बेटा। तो इंडिया जो हमारी थी बेटा, इंडियन मिल्स थी बेटा, होम मार्केट सप्लाई, होम मार्केट की होगी बेटा, वो क्या होगी, वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई बेटा। तो होम मार्केट के लिए बेटा वो क्या होगी बेटा, सप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी होगी। एज द वार प्रोलोंग, जैसे वार आपका चला, इंडिया फैक्ट्री वर कोल्ड अपॉन टू सप्लाई वार नीड्स बेटा। अब इंडिया की फैक्ट्री को क्या बुलाया गया, किसके लिए नीड किया गया बेटा, कि वो किस चीज को कंप्लीट करें बेटा, सप्लाई करें बेटा, वार की नीड्स जो है बेटा उनको क्या करें बेटा, वो सप्लाई करें। उन सब चीजों के लिए क्या हो गया बेटा, उसके लिए इंडिया की फैक्ट्री को क्या किया गया, कोल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा, उनसे रिक्वायरमेंट मांगी गई कि वो सारी की सारी किन का रिक्वायरमेंट करें बेटा, वार की नीड्स का रिक्वायरमेंट करें। तो उसके बाद क्या होता है, जूट बैग्स हो गए, क्लोथ और आर्मी की यूनिफॉर्म्स के लिए क्लोथ्स हो गए, टेंट्स एंड लेदर के बूट्स हो गए बेटा, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स हो गई बेटा, एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स हो गए बेटा। तो ये सारे के सारे देख सकते हैं आप, जितने भी सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे, जिनमें आपके जूट बैग्स आते हैं, क्लोथ्स ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म्स आती हैं, टेंट्स एंड लेदर बूट्स आते हैं, हॉर्स और म्यूल की सैडल्स आती हैं बेटा, और ये सारे के सारे होस्ट ऑफ अदर आइटम्स हैं। ये सारे के सारे बेटा, ये सारा इफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट ही था जिसके द्वारा ये सारी चीजें किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा बेटा, इनका इंडियन फैक्ट्रीज को कोल्ड अपॉन किया गया इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए बेटा। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस एंड मल्टीपल बेटा, नई फैक्ट्रियों को तो सेटअप किया गया, और ओल्ड वन तो बेटा रैन मल्टीपल, वो बहुत ज्यादा चलने लगी बेटा, रैन मल्टीपल। मैनी न्यू वर्कर वर एम्प्लॉयड, बहुत सारे नए वर्कर को क्या किया गया, एम्प्लॉयड किया गया। एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, और अब अपनी डिमांड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लॉन्गर आवर्स तक काम करना पड़ता था बेटा, ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था, क्योंकि डिमांड पीछे से बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि आर्मी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बेटा वर्किंग आवर का ज्यादा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सो दैट वी कैन से दैट कि न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया गया, एवरीवन वाज मेड टू नो लॉन्गर आवर्स के लिए क्या किया गया बेटा, उनको किया गया। अवर द वॉर इयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम बेटा, तो वी कैन से दैट, मतलब वॉर्स की बात की तो डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हुई। अब डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या होगा, उसका बूम तो होगा ही होगा ना, क्योंकि डिमांड आपकी ज्यादा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका बूम हुआ, और इसके साथ ही आफ्टर द वॉर, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ, मानचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन, मानचेस्टर को इसकी ओल्ड पोजीशन जो थी, जब ये भारत में सारी की सारी चीजों को इंपोर्ट करता था, सारी की सारी चीजों पे जो इन भारत के जो फिनिश प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैरिफ्स वगैरह को अप्लाई कर दिया जाता था, और जो इंपोर्ट होते थे इंडिया में उनके ऊपर कोई भी टैरिफ ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। तो ये जो ओल्ड पोजीशन थी बेटा इंडियन की मार्केट में, ये मैनचेस्टर को कभी भी नहीं मिली। तो ये सारा का सारा केस हुआ। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड compete विद द, और ये बिल्कुल भी मॉडर्नाइज और compete विद द यूएस के साथ बात करें, या जर्मनी के साथ, या जापान के साथ, इनके साथ compete नहीं कर पाया। इकोनॉमी को ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वार, क्रम्बल्ड हुई बेटा, बिल्कुल फैल गई बेटा, टूट गई। क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है, कि उसका इफेक्ट पड़ा बेटा वार का उसके ऊपर। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी क्या हुई बेटा, क्रम्बल्ड हो गई आफ्टर द वार, क्योंकि उसमें ह्यूज एक्सपेंसिस हुए थे। और ह्यूज एक्सपेंसिव वॉर का मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि वॉर का इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल टूट सी जाती है। कॉटन प्रोडक्शन क्या हो गया आपका, कोलैप्स हो गया, और एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, और जो क्रॉप का प्रोडक्ट कॉटन का प्रोडक्शन था बेटा वो क्या हो गया बेटा, कोलैप्स हो गया। और इंडियन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, और वो क्या हो गया बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ्स क्या हो गया, ब्रिटेन से फेल ड्रामेटिकली, क्या हो गए, फेल हो गए, वो क्या हो गए बेटा, कम हो गए। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं
कि एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ्स का बेटा इनसे क्या होगा, फेल, ड्रामेटिकली फेल हुआ बेटा। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड द पोजीशंस बेटा, लोकल इंडस्ट्रीज जो थी बेटा ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशंस सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। और उन्होंने होम मार्केट को क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब कॉलोनीज की बात आती है तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड द पोजीशन को, कंसोलिडेटेड का मतलब शांत करना किया बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को बेटा सब्स्टिट्यूट किया और कैप्चरिंग द होम मार्केट, और होम मार्केट को क्या करने की सोची बेटा, कैप्चर करने की सोची। तो यहाँ पे ये था बेटा इंडस्ट्रीज में जो उतार चढ़ाव आए थे आपके, वही इंडस्ट्रीज में किस तरीके से उतार चढ़ाव आए, किस तरीके से बेटा कॉटन प्रोडक्शन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से हमने पढ़ा वार का हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा। तो उसके बाद अब आपका आता है बेटा जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, दैट इज जो कि हम इस चैप्टर में अब आपका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा बेटा पेक्युलरिटीज ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे आता है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने प्रीडोमिनेट किया बेटा। प्रीडोमिनेट प्रीडोमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीडोमिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान ली किसी चीज को डोमिनेशन करना, किसी चीज का क्या करना है बेटा, डोमिनेशन करना। देखिए अब दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस। ये ट्रूथ है बेटा किसमें, हैंडलूम सेक्टर में, जिसमें हमने डिस्कस किया। while cheap machine made thread wiped out the spinning industry in the 19th century बेटा, जो चीप मशीन मेड थ्रेड था बेटा उसने वाइप्ड आउट कर दिया था जो स्पिनिंग इंडस्ट्री आई थी, इसको हमने स्पिनिंग जेनी के नाम से भी पढ़ा था बेटा। स्पिनिंग जेनी के नाम से जो हमने पढ़ा था बेटा, उसने क्या कर दिया था, उसने हमारे स्पिनिंग जेनी आया था बेटा, उसने मशीन मेड के थ्रेड को क्या कर दिया था बेटा, उसको उसको वाइप्ड आउट कर दिया था। तो अब इंडस्ट्री में क्या हुआ, व्हाइल द चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी द व्यूअर सर्वाइव्ड, व्यूअर ने सर्वाइव किया डिस्पाइट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स तो आई लेकिन उसके बावजूद व्यूअर्स ने क्या किया बेटा, सर्वाइव किया। इन द 12th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडली बेटा। अब 12th सेंचुरी में क्या हुआ, हैंडलूम का जो क्लॉथ प्रोडक्शन था वो एक्सपेंडेड हुआ, स्टीडली उसको क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन 900 और 1940 में क्या हुआ बेटा, ट्रेवलिंग हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में राइज यही होता है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्या आए थे बेटा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे। हैंडीक्राफ्ट्स पीपल अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट्स पीपल ने नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया। इफ दैट हेल्प्स देम इंप्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुश अप कॉस्ट, अगर वो उनकी क्या कर सकते बेटा, प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते थे विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट बेटा। उनको देखो प्रोडक्शन को तो इंप्रूव हो जाए लेकिन एक्सेसिवली कॉस्ट क्या ना हो बेटा, उनकी पुशअप ना हो बेटा। तो ये ऐसा हो सकता था, तो क्या था बेटा, कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी क्या हो जाए, उनका इंप्रूव हो जाए। सो बाय द सेकंड डिकेड तक 12th सेंचुरी के वी फाइंड वीवर्स यूजिंग लूम्स विद ए फ्लाई शटल के साथ इस्तेमाल करते थे बेटा, लूम्स का इस्तेमाल करते थे, विद ए फ्लाई शटल का इस्तेमाल करते थे बेटा। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रू स्टेडली आफ्टर द वार, फैक्ट्री की जो इंडस्ट्रीज थी बेटा वो ग्रू हुई स्टेडली आफ्टर द वार, के बाद बेटा वो ग्रू हुई। उसके बाद लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म्ड ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी को बनाया बेटा। उसके बाद इन 1911 अबाउट 67% इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे में। 67% इंडस्ट्रीज थी बेटा जो क्या थी वहां पे लोकेटेड थी, बंगाल एंड बॉम्बे में। इन 1911 5% और 1931 में बेटा 10% बेटा। द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का जो था बेटा वाज रेस्ट वर्कर इन द स्मॉल वर्क फोर्स, बाकी जो वर्कर आपके स्मॉल वर्कशॉप में रहते थे, हाउस होल्ड यूनिट्स में रहते थे, लोकेटेड इन एलाइज और बाइलेंस बेटा, वो अलग से रहते थे बेटा, बाइलेंस वगैरह में वो रहते थे। इस तरीके से क्या हुआ, इन 1941 में 35% ऑफ हैंडलूम्स जो इंडिया में थे वर फिटेड विद द फ्लाई शटल्स के साथ वर्क करते थे बेटा। जो आप देख सकते हैं 1941 में
35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स के साथ कार्य करते थे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन को क्या किया बेटा, स्पीड अप किया। इसके साथ आपका प्रोडक्शन जो होता है बेटा वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसके साथ प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। पर वर्कर के साथ उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई। लेबर की डिमांड बेटा वो क्या हुई बेटा, रिड्यूस्ड हुई। इन रीजन लाइक त्रावणकोर की बात करें हम, या मद्रास की बात करें, या मैसूर की बात करें, या कोचीन की बात करें, या बंगाल की बात करें, द प्रपोर्शन वाज 70 to 80% बेटा। जो कितना था बेटा प्रपोर्शन आपका, 70 से 80% था। Certain group of viewers were in better position than other to survive the competition with the meal industry. कुछ ग्रुप ऐसे व्यूवर्स के ऐसे थे बेटा जो बेटर पोजीशन में थे, बल्कि जो दूसरे थे वो सरवाइव कर रहे थे कंपटीशन विद द मील इंडस्ट्रीज के साथ बेटा। अमंगस्ट व्यूअर सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लोथ्स व्हाइल अदर वोर फाइनर वैरायटीज बेटा। कुछ ने तो क्या किया बेटा, कोर्स क्लोथ्स को प्रोडक्शन किया, व्हाइल अदर वो फाइनर वैरायटीज को क्या किया बेटा, वोवन किया। द कोर्सर क्लॉथ वाज बोट बाय द पुअर। जो कोर्सर क्लॉथ है बेटा वो किसके द्वारा खरीदा जाता था बेटा, पुअर के द्वारा। एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वोलेंटली, और इसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती थी, क्योंकि कोर्स क्वालिटी का जो अपर यूनिवर्सिटी के लोग थे, अपर क्लास के जो लोग थे बेटा, वो कोर्सर क्लॉथ को नहीं खरीदना चाहते थे, बल्कि कोर्सर क्लॉथ के द्वारा वो किनका, मुलायम क्लॉथ था बेटा जो इसको खरीदना चाहते थे। तो जो कोर्सर क्लॉथ है बेटा वो किसके द्वारा बाई किया जाता था बेटा, वो पुअर के द्वारा बाई किया जाता था। In the times of bad harvest and famines, when the rural people had little to eat, उनको खाने के लिए कम होता था, their cash income disappeared बेटा। उनकी कैश इनकम क्या हो जाती थी, disappeared. They could not possibly buy clothes, वो क्लोथ्स को नहीं खरीद पाते थे। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, द डिमांड फॉर द फाइनल वैरायटी बोट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल बेटा। तो फाइनल वैरायटी की बोट जो थी ना, जो हमारी कोर्सन क्लोथ की, तो क्या होती रहती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। लेकिन फाइनल वैरायटी की जो थी बेटा हमारी, फाइनल वैरायटी की जो डिमांड थी बेटा वो क्या थी बेटा, वह मोर स्टेबल थी बेटा। रिच कुड बाय दीज इवन द पुअर स्टार्व बेटा। रिच उसको तब भी खरीदते थे जब पुअर स्टार्व करते थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फैमिन डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ साड़ीज बेटा। फैमिन ने साड़ीज के इफेक्ट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। बनारसी साड़ी की बात थी, बालूचरी थी बेटा, ये सारी की सारी साड़ीज विद वुमन बॉर्डर के साथ थी बेटा। फेमस लुंगीज थी बेटा, हैंडकरचिफ एंड द ये आपके मद्रास के थे बेटा। कुड नॉट बी इजिली डिस्प्लेस बाय मिल प्रोडक्शन ने इनको क्या नहीं किया बेटा, इजिली डिस्प्लेस नहीं कर सके मिल प्रोडक्शन के द्वारा इनका। उसके बावजूद भी क्या होता था, इनका खरीदे जाते थे बेटा ये बिल्कुल ही, चाहे वो कौन सी कंडीशन है, चाहे वो फेमिन की कंडीशन है, यानी मिल्स कुड नॉट इंटीमेट स्पेशलाइज्ड व्यूअर्स होते थे। व्यूअर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यूड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरली प्रोस्पर नहीं होते थे। दे लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड वर्कड लॉन्ग आवर्स बेटा। उनको बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ्स करनी पड़ती थी, और लॉन्ग आवर्स में क्या करना पड़ता था, उनको वर्क करना पड़ता था। Very often, the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of production process. अब ये तो मैंने various stages के बारे में आपको पहले बताया बेटा। सारी की सारी वुमेन और चिल्ड्रन को एवरी हाउस होल्ड में बहुत सारी स्टेजेस होती थी बेटा, उन स्टेजेस में वर्क करना पड़ता था। देयर लाइफ एंड लेबर वाज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा। उनकी लाइफ एंड लेबर जो थी बेटा वो इंटीग्रल थी, एक साथ थी, किसके साथ, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ थी। तो ये था बेटा आपका चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। व्हाट हैपन टू द व्यूअर्स के बाद हमने पढ़ा बेटा आपका कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया आया, और उसके बाद आपका ये टॉपिक भी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बावजूद कोई भी प्रॉब्लम रहती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच।